Hi, my dear students, how are you? Welcome to the session. I hope you guys are doing well. तो आज हम क्या करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे वन शॉट फॉर ऑड वन आउट. तो ऑड वन आउट लास्ट कैट में नहीं दिखा था एंड दोज क्वेश्चंस वर रिप्लेस्ड बाय पैरा कंप्लीशन क्वेश्चंस. बट आउटराइटली अगर आप छोड़ दोगे ऑड वन आउट, सो इट कैन बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन. देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट क्वेश्चंस कैन अपीयर दिस ईयर, राइट? सो हम क्या करेंगे? हम ऑड वन आउट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑड वन आउट क्वेश्चंस में होता क्या है कि आपको 5 सेंटेंसेस दे देते हैं. 4 सेंटेंसेस अरेंज होके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाते हैं. एक सेंटेंस उस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होता, तो जो सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होता वो सेंटेंस ऑड वन आउट हो जाता है और उस सेंटेंस का नंबर करेक्ट आंसर होता है. तो देखिए, अगर आपको ये समझ में आता है कि 4 सेंटेंसेस अरेंज होके एक पैराग्राफ बनाते हैं, तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे ये पैरा जंबल का ही एक्सटेंशन है, राइट? इट इज नथिंग बट अदर वे टू प्रेजेंट अ पैरा जंबल क्वेश्चन. यहाँ पर आपके लिए आसान ये है कि आपसे अरेंजमेंट नहीं पूछ रहे कि कैसे बाकी 4 सेंटेंसेस अरेंज हो सकते हैं. ये भी एक अगर आप देखो लॉजिकली तो कोई भी ऑड वन आउट का क्वेश्चन एक पैरा जंबल का क्वेश्चन तो है ही, बस उसमें एक सेंटेंस जो कॉन्टेक्चुअली फिट इन नहीं होता वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट? तो अब डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिससे हम ऑड वन आउट क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप ऑड वन आउट का क्वेश्चन कर रहे हैं, और फॉर दैट मैटर कोई भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, बी इट अ पैरा कंप्लीशन क्वेश्चन, बी इट अ पैरा जंबल क्वेश्चन, और बी इट अ समरी क्वेश्चन, और ऑड वन आउट, और फॉर दैट मैटर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अल्टीमेटली आपको क्रक्स ऑफ डिस्कशन समझना जरूरी है. अगर आपको इन टोटलिटी ये समझ नहीं आता कि व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, यू कांट सॉर्ट दीज क्वेश्चंस राइटली. So first suggestion is do understand what is the given context. तो अगर आपको एक बार कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया तो रिलेट करना सेंटेंसेस को आसान हो जाता है. इट बिकम्स इजियर. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसा हम पैराजम्बल्स में भी करते थे, कि हम एक ओपनिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. यानी कि आउट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस यू लुक फॉर द स्टेटमेंट विच इज द most broadest statement, the most general statement that can give the right beginning to the discussion, right? तो अब अगर आपने यहाँ पर पैराजम्बल की वीडियो नहीं देखी तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक बार पैराजम्बल्स अटेम्प्ट करके पैराजम्बल्स में सॉर्टेड होके अगर ऑड वन आउट करोगे तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से होंगे, क्विकली होंगे, इफेक्टिवली होंगे. तो होता क्या है कि जो एक ट्रेंड हम देखते हैं कि जब भी डिस्कशन हो रहा है तो वो एक इन्वर्टेड पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाता है. इन्वर्टेड पिरामिड में यानी कि जो सबसे ब्रॉडर स्टेटमेंट है, सो यू कैन कॉल इट इन्वर्टेड पिरामिड या ट्राइंगल, हाउएवर यू वुड वांट टू कॉल इट, द जनरल स्टेटमेंट बिगिंस द डिस्कशन. तो जब सबसे ब्रॉड स्टेटमेंट है वो डिस्कशन को बिगिन करता है. तो एक बार आपको पता चल गया कि कौन सा स्टेटमेंट डिस्कशन को बिगिन कर रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, तो बाकी सारे सेंटेंसेस को अरेंज करके एक कोहेरेंस एस्टैब्लिश करना आसान हो जाता है. So as much as possible try to look for an opening statement or try to look for a closing statement. Closing statement क्या करेगा? डिस्कशन को एक लॉजिकल एंड दे देगा. तो आपको क्या करना है, जब भी आप सेंटेंसेस पढ़ रहे हो, देखो कौन सा स्टेटमेंट सबसे ब्रॉड है और फिर बाकी सारे सेंटेंसेस उससे कैसे रिलेट कर पाते हैं. यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्टेप आपको परफॉर्म करना है वो है मैंडेटरी पेयर आइडेंटिफाई करना. व्हाट इज अ मैंडेटरी पेयर? एनी टू सेंटेंसेस विच शुड गो हैंड इन हैंड, राइट? तो वो एक सेट क्रिएट कर लेते हैं. तो अगर आपको समझ में आ गया कि मेरे पास 5 में से 2 मैंडेटरी पेयर्स हैं, तो आपको ये तो रिलेट करना आसान हो गया कि ये 4 सेंटेंसेस क्योंकि 2 मैंडेटरी पेयर्स बन रहे हैं तो आपस में मिलकर एक कोहेरेंट पैराग्राफ बना लेंगे, राइट? अब किस सीक्वेंस में बनाएंगे वो आपको यहाँ पर सॉर्ट नहीं करना, क्योंकि आपसे एक्चुअली आंसर नहीं मांगते कि किस तरीके से आप पैराजम्बल को अरेंज करके राइट सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हो. दैट इज नॉट आस्क्ड इन ऑड वन आउट, बट एनीवेज यू कैन स्टिल डू दैट, राइट? और जो सेंटेंस उन 2 मैंडेटरी पेयर्स के अलावा बचा वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा. तो मैंडेटरी पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांजिशन वर्ड्स को बहुत ध्यान रखना है.
अब आप कहोगे मैम कितनी बार ट्रांजिशंस बताओगे, एंड तक बताऊंगी आपको, जब तक कि आपके सिस्टम में ये सॉर्ट नहीं हो जाता, राइट। तो जहां भी हो सके ट्रांजिशंस को ऑब्जर्व करिए, इससे आपको पता चल जाता है कि हाउ इज द डिस्कशन फ्लोइंग। एंड अगेन द बेस्ट पार्ट इज यू आर अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स, टू मेक ओनली अ कॉन्शियस एफर्ट टू ऑब्जर्व देम नाइसली। So words like hence, nonetheless, in spite, despite, moreover, furthermore, इन वर्ड्स को ध्यान रखिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे डिस्कशन फ्लो कर रहा है और उसे मैंडेटरी पेयर आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई कर लो। प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिप्लेसर्स होते हैं। सो व्हाट आर प्रोनाउंस, प्रोनाउंस आर रिप्लेसर्स। तो अगर हम कहते हैं कि हमने एक प्रोनाउन ही, शी, दे, देम किसी के लिए यूज किया, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि किस नाउन के लिए वो प्रोनाउन रेफरेंस की तरह काम कर रहा है। तो अगर आप प्रोनाउन ढूंढ लोगे, अगेन आपको सेंटेंसेस के बीच में कोरिलेशन करना आसान हो जाएगा, मैंडेटरी पेयर आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। और अगर ये सारे स्टेप्स आपके लिए आसान हो गए, तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस है विच इज नॉट गेटिंग इनटू द groove, not getting into the coherent discussion, right? So these are few important things. Also one suggestion, demonstratives को भी जरूर देखिएगा। these so what are these words, this, that, these, those, right? इनसे भी आपको sentences को correlate करने में आसानी रहती है। अब अगर इतना ही आसान है, तो ऑड वन आउट में दिक्कत क्या आती है? ऑड वन आउट में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो सेंटेंस विच इज नॉट फिटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट और विच विल फंक्शन एज द राइट आंसर, वो सेंटेंस इज वेरी मच रेलिवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट, राइट? मतलब दैट इज फिटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट। तो सब्जेक्ट मैटर सिमिलर होता है, इसलिए स्टूडेंट्स का कई बार जजमेंट नहीं बैठ पाता, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट दैट देयर विल बी एन एलियन टॉपिक और आप देखते ही उसको पहचान जाओगे कि ये सेंटेंस ऑड वन आउट है। इट विल बी वेरी क्लोजली एसोसिएटेड टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो इसके लिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। तो क्या ध्यान रखना है कि हो सकता है कि जो ऑड वन आउट सेंटेंस है वो टेंस की टर्म्स में कोहेरेंस ना एग्जिबिट कर रहा हो, राइट? ऐसा हो सकता है कि उस सेंटेंस का टोन या फ्लो ऑफ डिस्कशन में कंसिस्टेंसी ना हो, राइट? जैसे 4 सेंटेंसेस एक पर्टिकुलर प्रोसेस के ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं और एक सेंटेंस बेनिफिट की बात करके चला गया, राइट? सो दैट इज नॉट हाउ द ऑड वन आउट सेंटेंस इज फिटिंग इन द फ्लो ऑफ डिस्कशन। सो आपको देखना है कंसिस्टेंसी ऑफ द point of discussion should be maintained, and the sentence which is unable to do so will function as the right answer, right? So like I said कि subject matter क्योंकि बहुत ही similar होता है, so you have to be very very careful, you have to be very very cautious. in fact इसका आप जरूर ध्यान रखोगे, ठीक है? तो जो सेंटेंस आपका अकोमोडेट करने में कॉन्टेक्स्ट में डिफिकल्ट हो रहा है, वो आपका राइट आंसर है, राइट? तो एक बार अगर आपको पैराजंबल समझ में आ जाता है, तो ऑड वन आउट इज नथिंग बट एन एक्स्ट्रा स्टेप दैट यू नीड टू परफॉर्म व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में हम फिर PYQs ले रहे हैं। सो यू नो आई हैव अ लव फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको राइट डिफिकल्टी लेवल बता देते हैं, आपको स्ट्रैटेजाइज करने में हेल्प करते हैं, राइट? आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, आपको पता चल जाता है कि किस किस तरीके से ट्रैप आंसर चॉइसेस क्रिएट होती हैं। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट कुड बी द थॉट प्रोसेस व्हाइल क्रिएटिंग द क्वेश्चन। तो आपको एक होलसम एक्सपोजर मिल जाता है। तो हम इंटरेस्टिंगली क्या करते हैं, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ऑड वन आउट के लिए, और हो सकेगा और इनफैक्ट करते ही हैं, हम इनको पैराजंबल की तरह भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपकी पैराजंबल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ऑड वन आउट भी आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, ठीक है जी? चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग को। सो आई विल जस्ट स्टेप असाइड ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को रीड कर सको। कई बार आपको 5 सेंटेंसेस का पैराजंबल भी मिल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल ही केयरलेस होके ऐसा मत करिएगा कि डायरेक्शन को मिस कर दे, 5 सेंटेंस देखें और फिर आप ऑड वन आउट ढूंढने लग जाएं। हो सकता है कि 5 सेंटेंसेस का भी पैराजंबल हो। वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द डायरेक्शन, राइट? हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, जबकि इफेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना जरूरी है। इवन इफ यू फील सो दैट दिस इज रिडंडेंट, मेरे को नहीं क्वेश्चन पढ़ना, क्या नया होगा, बट स्टिल डू इट एज अ हाइजीन प्रैक्टिस वेयर यू आर रीडिंग द क्वेश्चन नाइसली, ठीक है? आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो।
चलिए, so now let's start reading this. In case you need more time, you could pause the video and solve the question. अभी discussion में participate करो. So machine learning models are prone to learning human-like biases from the training data that feeds these algorithms. Which algorithms हमें नहीं पता, right? तो यानी कि ये statement तो मेरा opening statement नहीं हो सकता. I'll come to statement B. Hate speech detection is the part of ongoing effort against oppressive and abusive language on social media. ये एक broad statement लगता है, ये एक possibility हो सकती है opening statement की, ये मेरा opening statement तो नहीं होगा. Coming to C, the current automatic detection models miss out on something vital. So what are the current detection models missing on? Which is something really important. तो as per the author, it is the context. ठीक है. It uses complex algorithms to flag racist or violent speech faster and better than human beings alone. तो देखो यहाँ पर एक प्रोनाउन आ गया it. तो यानी कि it किसको रेफर करेगा? It is a singular pronoun. So it can refer to hate speech detection, right? So how is it working? And possibly अगर आप देखोगे तो B और D एक मैंडेटरी पेयर की तरह इमर्ज होके आ सकते हैं. कैसे? B ने कहा कि hate speech detection इमर्ज होके आया है to make an effort against oppressive and abusive language on social media. And how is it functioning? It uses complex algorithms to flag racist or violent speeches faster and better than human beings alone. So this detection thing is using the algorithm. So possibly B and D can make a promising mandatory pair. Now coming to the sentence E, for instance, algorithms struggle to determine if group identifiers like gay or black are used in offensive or prejudiced ways because they are trained on imbalanced data sets with unusually high rates of hate speech. ठीक है. Now आपको ये देखना है कि भाई B और D तो मेरा definitely associated हो गया. अब जैसे अगर आप साइड में मैं हट जाऊं तो आप देखोगे कि B और D तो associated है. Now देर इज दिस एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस. तो ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? ये ए का एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि ए स्टेटमेंट बोलता है कि मशीन लर्निंग आर प्रोन टू ह्यूमन लाइक बाइसेस. सो देयर कैन बी बाइसेस फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा दैट फीड्स दीज एल्गोरिथम्स. तो जो भी ट्रेनिंग डेटा इस एल्गोरिथम को फीड कर रहा है उसमें दिस पर्टिकुलर मॉडल इज प्रोन टू बाइसेस. तो दीज एल्गोरिथम्स, द एल्गोरिथम हैज ऑलरेडी बीन टॉक्ड अबाउट इन सेंटेंस डी. तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि भाई ऐसा है कि बी और डी मैंडेटरी पेयर हो जाएंगे और ई इज द एग्जाम्पल ऑफ ए. तो A और E again is making a mandatory pair. Now you have BD mandatory pair, you have AE mandatory pair. Now A cannot be the opening statement that you've already ruled out. So how is the arrangement happening? The arrangement is happening as BDAE. So which sentence is still not fitting in the context? That is choice C, because we are talking about that how hate speech detection thing works, right? It is using an algorithm to flag racist or violent speech faster and better, but then these algorithms are prone to biases, and then the author is giving an example. So the flow has been established in the form BDAE. Now here you come with this sentence C, which says that the current automatic detection model miss out on something vital, which is context. So that's not making any relevance in the given discussion, right? तो आपने क्या किया? आपने पैराजम्बल का अरेंजमेंट तो कर दिया BDAE, और जो आपको ऑड वन आउट सेंटेंस पिक करना था वो आपने C कर दिया. तो C सेंटेंस वुड बी ऑड वन आउट. ठीक है. हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया. हमने सारे सेंटेंसेस को रीड किया और हमने एक पॉसिबल ओपनिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, और फिर हमने देखा कि भाई कैसे आप एक कोहेरेंस एस्टैब्लिश कर सकते हो इन द गिवन सेंटेंसेस. तो हमें ए और ई कनेक्टेड दिखे, राइट? यू कुड से दैट ए एंड ई आर connected because A statement is saying that machine learning models are prone to learning human like biases, and then there an example has been provided in sentence E. So A and E are working together. Again B and D are working together. Out of all the given statements, देखिए E तो for instance है, it cannot be an opening statement. D is using it cannot be an opening statement. A is having these algorithms, this cannot be the opening statement. तो out of the given sentences अगर B और C में कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि B is covering the context. So between B and C, B definitely is the best opening statement. और अगर आपने B आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको BD
रिलेट करना आसान हो गया, BD रिलेट करना आसान हो गया, तो हमने AE इस्टेब्लिश कर लिया कि मैंडेटरी पेयर बनेगा. सो विच सेंटेंस इज नॉट एबल टू फाइंड अ पोजीशन इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, दैट सेंटेंस C. सो C विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट अप्लाइंग द अप्रोच ऑफ पैराजंबल्स हियर. मे बी इस केस में मैं आपके लिए पैराजंबल सॉल्व कर रही हूँ, आप अगर नहीं करना चाहते हो और आप इस रिलेशन पे भी पहुंच गए कि BD और AE एसोसिएटेड है, तो यार ये चार तो मिलके एक पैराग्राफ बना ही लेंगे. C कैन बी द आंसर, राइट? सो दैट्स ऑल्सो फाइन. वी आर जस्ट डूइंग इट सो दैट यू गेट more exposure and you understand the little details which make a major difference, right? So I'm sure we are clear with this question. I'll just step aside so that you can just check the flow of ideas and everything. And now let's move to the next question. So please try this. All the questions that we are doing are PYQ, so please keep this in mind, right? अच्छा सा exposure मिल जाए आपको, that's very important. Now let's start solving this question, right? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं. Socrates told us that the unexamined life is not worth living. Unexamined मतलब जिसको तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, एग्जामिन नहीं कर रहे, that is not worth living, and that to know thyself is the path to true wisdom. So that you know yourself, that's the path to true wisdom. That's the way you get true wisdom. ठीक है, so this is saying self reflection is important. हाँ, broad statement है, possibly एक opening statement हो सकता है. It suggests that you should adopt an ancient rhetorical method favored by, तो it suggests, Socrates suggest, तो Socrates की जगह ही होना चाहिए. तो it suggests मतलब ये Socrates को तो एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, A और B में एसोसिएशन नहीं है, और B मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट भी नहीं हो सकता. स्टेटमेंट आप पढ़ लो अच्छे से. It suggests that you should adopt an ancient rhetorical method favored by the likes of Julius Caesar and known as Eleism. And what is Eleism? Or speaking about yourself in third person. अच्छा, A और B में association नहीं है, B opening नहीं लगता. Come to C. Research has shown that people who are prone to rumination also often, so pay attention, also often suffer from impaired decision making under pressure and are at substantially increased risk of depression. So again see, they also often suffer. So again, and what is rumination? Let's see, do we get a better option here? Come to D. Simple rumination, the process of churning your concerns around in your head, is not the way to achieve self-realization. तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि यार C और D में कंपेयर करो तो D बेटर है, क्योंकि D एक्चुअली आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है. अगर आप केयरफुली देखोगे, अगर C और D को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार D इज सेइंग व्हाट इज सिंपल रूमिनेशन. तो रूमिनेशन को उसने एक्सप्लेन किया, तभी तो आप बताओगे कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ एनी पर्सपेक्टिव, राइट? फर्स्ट वी हैव टू टेल the person that what is rumination. So rumination is the process of churning around your concerns and is not the way to achieve self-realization. And then the other thing is coming, that people can also suffer from what? Suffer from impaired decision making. So somehow D and C can make a possible mandatory pair. Now coming to E, the idea is that this small change, with small change, we have to see this, that this, again देखो कैसे demonstrators आपको help करेंगे. This small change in perspective can clear your emotional fog, allowing you to see past your biases. So how this perspective can be linked to choice, B. आप देखो, it suggests that you should adopt an ancient rhetorical method favored by the likes of Julius Caesar and known as Eleism, or speaking about yourself in third person. And then what is the idea? That if you make this small change in your perspective, then you can lead to a situation where you have less of emotional fog and you can be more wiser in your approach. So in that case आप देखोगे कि B और E भी associate हो गया. तो अब A तो कह रहा है, अगर एक और पॉइंट देखें, यहाँ सारे कह रहे हैं कि जो rumination है that's not very healthy, and A डिस्कशन को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है. वो कहता है कि इंट्रोस्पेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई वेयर ट्रू विजडम लाइज, है ना, दैट्स अ पाथ टू ट्रू विजडम. तो अगर आप देखो ऑल द 4 sentences, बी इट B, C, D, E, all these
are talking about that how rumination or the process of churning your opinions too much can be bad, how it can be negative, but this sentence is talking about the positive. So now as per my understanding says that D and C is a mandatory pair and B and E can again form a mandatory pair. So which sentence is not fitting in the entire context? That is definitely sentence A. एक आप फिट नहीं कर सकते क्योंकि A is talking about the positive aspect and the other four are talking about the negatives of rumination or overthinking, right? Or introspection. अब यहाँ पर introspection और rumination can be two different things, but if we just say that thinking more is a problem as per sentence B, C, D, E, A requires you to do that. So which sentence will be the odd one out? A sentence, right? और अगर आप देखोगे कि मैंडेटरी पेयर कैसे बन रहा है, जैसे हमने एक मैंडेटरी पेयर D के बाद C तो एस्टैब्लिश कर ही लिया, राइट? उसके बाद आप B और E को भी एस्टैब्लिश कर सकते हो, एंड वंस यू हैव एस्टैब्लिश D, C, B, E, which is a better opening statement, definitely D. So you have the parajumble arrangement, you have the odd one out answer, which is going to be A. ठीक है, समझ गए? तो आप देखो कैसे हाउ वी आर नॉट दीज आर नॉट वेरी फैंसी क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी ऑन दिस. तो अगर आप पैराजम्बल कर लेते हो तो मतलब मोर और लेस हाई पॉसिबिलिटी है कि ऑड वन आउट का क्वेश्चन तो आपका बढ़िया होगा ही, बिकॉज दिस नथिंग that we are doing exceptionally different. Yeah, it's just that you have to be very cautious and understand how the ideas are running, what is the context and how is the author trying to build the discussion. ठीक है, चलिए, now let's move to the next question. Let's try this. I'll just step aside. चलो, so let's start reading this. इसको रीड करना शुरू करते हैं. इन केस यू नीड मोर टाइम आप वीडियो पॉज कर लेना. The water that made up ancient lakes and perhaps an ocean was lost. ठीक है, सो एन ओशन वॉज लॉस्ट. अब या तो बोले कि हाउ द ओशन वॉज लॉस्ट, अभी कोई जजमेंट नहीं बैठ रहा. कैन बी एन ओपनिंग स्टेटमेंट, कैन नॉट बी एन ओपनिंग स्टेटमेंट. तो जहां पे मेरा जजमेंट नहीं बैठेगा आई विल जस्ट नॉट रश. ठीक है, कहीं कोई फोर्स नहीं है कि आपको हर स्टेप पे एलिमिनेट करना है वेदर इट इज एन ओपनिंग वन और नॉट, राइट? देयर कैन बी sentences, we are not drawing any clue. The only thing required is be patient and run through all the sentences that are offered, right? So I'll go to sentence B. Particles from the sun collided with molecules in the atmosphere, knocking them into space or giving them an electric charge that caused them to be swept away by the solar wind. ठीक है, so it's explaining a process. Come to see, most of the planet's remaining water is now frozen or buried. So something has happened to remaining water, जो rest of the water remaining के अलावा उसके साथ भी कुछ हुआ है, right? Is now frozen or buried, but clues over the past decades suggest that some liquid water, a presumed necessity for life, might survive in underground aquifers. ठीक है, तो अभी तो ए बी सी में मेरे को कोई ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं लगता प्रॉमिसिंग, राइट? अब हम डी पर आते हैं. Data from NASA's Maven orbiter show that solar storms stripped away most of Mars' once thick atmosphere. ठीक है, फिर ये सोलर स्टॉर्म में क्या हुआ होगा वो पॉसिबली बी एक्सप्लेन कर सकता है, राइट? अगर आप देखोगे कि हम सेंटेंस 4 पढ़े और उसके बाद हम डी पढ़े, उसके बाद हम सेंटेंस अगर बी पर जाएं तो मुझे एसोसिएशन दिखता है, क्योंकि सेंटेंस डी बोल रहा है कि डेटा फ्रॉम नासाज मेवन ऑर्बिटर शो दैट सोलर स्टॉर्म स्ट्रिप्ड अवे मोस्ट ऑफ द मार्स once thick atmosphere, and how the storm thing was happening, B can provide a logical justification, right? So मेरे हिसाब से we can associate sentence D and B. D and B can be a possible mandatory pair. Now I come to the last sentence, which says a recent study reveals how Mars lost much of its early water while another indicates that some liquid water remains. तो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत convincingly, मतलब without making much of the effort, समझ में आ जाएगा कि भाई जो तो promising statement है वो definitely E है.
ठीक है, देखो ई से कहानी शुरू हुई कि मार्स हैज लॉस्ट मच ऑफ इट्स अर्ली वाटर, ठीक है, और उसके बाद उसने बोला कि डेटा जो आया है फ्रॉम नासाज मेवन ऑर्बिटर वो क्या शो करता है कि सोलर स्टॉर्म्स आए थे दैट स्ट्रिप्ड अवे मार्स वंस थिक एटमॉस्फेयर, एंड देन व्हाट इज द सोलर स्टॉर्म वाला पॉइंट, वो बी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है कि पार्टिकल्स फ्रॉम द सन कोलाइडेड विद मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर नॉकिंग देम इनटू स्पेस और गिविंग देम एन इलेक्ट्रिक चार्ज दैट कॉज देम टू बी स्वेप्ट अवे बाय द सोलर विंड, राइट। अब आपके पास सेंटेंस ए और सी है। अब you know how the water was lost, and then C is explaining most of the planet's remaining water. So now it is saying that some was lost because of solar storm, and what is happening with remaining water, that sentence C is explaining, right? Now coming to statement A says the water that made up ancient lakes and perhaps an ocean was lost. So again, this is a sentence which is not fitting in the coherence of the other four sentences. E ने discussion को begin किया, डी ने कहा कि डेटा से क्या मिला, डेटा से सोलर स्टॉर्म की अंडरस्टैंडिंग मिली, सोलर स्टॉर्म पे गए तो बी ने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे सन कोलाइडेड विद मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर एंड देन दैट नॉकिंग देम इनटू स्पेस एंड गिविंग देम इलेक्ट्रिक चार्ज दैट cause them to be swept away by the solar wind. तो ये सोलर स्टॉर्म को बी ने एक्सप्लेन कर दिया। और अब बाकी वाटर का क्या हुआ, दैट इज नाउ फ्रोजन और बरिड, सो दैट इज मेकिंग अ होलिस्टिक स्टोरी, बट दैट वाटर दैट वाज मेड अप, विच वाटर वाज लॉस्ट, तो वो कहीं भी सीक्वेंशियली आप अरेंज नहीं कर सकते, राइट। सो विच इज द ऑड वन आउट सेंटेंस, ए एक्ट्स एज द ऑड वन आउट सेंटेंस एंड द अरेंजमेंट फॉर द पैराजंबल वुड बी ई डी बी सी। समझ गए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, और स्पेशली आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, और अगर पैराजंबल सॉर्टेड है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब अगर आप ऐसा भी मे बी इफ यू आर जस्ट नॉट ट्राइंग इवन टू रीच टू दिस कंक्लूजन दैट व्हाट कुड बी द पॉसिबल अरेंजमेंट, you can see that ED are talking about a story and somehow both these are again related, right? So once that relationship is established, then question solving automatically becomes a simpler process, right? चलिए, so now let's move to the next question. Let's try this. चलो, सो लेट्स रीड दिस। इन केस आपको ज्यादा टाइम लगता है पॉज कर लेना, ठीक है। People who study children's language spend a lot of time watching how babies react to speech they hear around them. ठीक है, good general statement है, possibly it can be an opening statement. They make films of adults and babies interacting and examine them carefully to see whether the babies show any sign of understanding what the adults say. तो हाउ दे आर स्टडिंग, मेरे को तो ए और बी में कनेक्शन लगता है, आई फील दैट द आइडिया इज फ्लोइंग। पहले कह रहे हैं कि जो स्टडी करते हैं चिल्ड्रन लैंग्वेज को वो बेबीज को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, वो एक फिल्म बनाते हैं ऑफ अडल्ट्स एंड बेबीज इंटरैक्टिंग और एग्जामिन करते हैं कि कैसे बेबीज रिएक्ट करते हैं व्हेन अडल्ट्स टॉक टू देम। They believe that babies begin to react to language from the very moment they are born. So यहाँ पर उनका एक ऑब्जर्वेशन या बिलीफ आ गया, ठीक है। एक बार तो हम सेंटेंस डी और ई पढ़ते हैं एंड देन वी विल सी व्हाट डू वी डू विद सी, बट जो हमारा 1 और 2 ए और बी का जो लॉजिक एस्टैब्लिश था उसमें सी नहीं फिट हो रहा, बिकॉज सी इज दैट उनका ऑब्जर्वेशन क्या है और बेबीज कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ए एंड बी इज टॉकिंग मोर और लेस अबाउट द स्टडी। सो कमिंग टू डी, sometimes the signs are very subtle, slight movement of baby's eyes. तो अगर आप देख रहे हो कि baby show any sign and these signs are subtle, तो can you see how B and D are closely related sentences because they are showing any signs and these signs are very subtle. तो इस between में अगर आप ये कह दो कि वो तो they react to उनका क्या observation, we are doing the study and C is not getting the right place here. So E is again building that you would never notice them if you were just sitting with the child, but by watching a recording over and over again you can spot them. So again if you will see, rather ये तो बहुत ही easy हो गया, A B और D E तो एक actually पैराजंबल का solution निकल के आ गया और C odd one out आंसर है।
राइट। सी ऑड क्यों है? क्योंकि ए ने स्टडी की बात की, बी की स्टडी की बात की। अब बच्चे कब रिएक्ट करें ये बात नहीं हो रही, कैसे स्टडी हो रही है और कैसे साइंस को ऑब्जर्व करा जा रहा है और कैसे इंडिकेशंस आ रहे हैं, दैट्स व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट। सो व्हाट सेंटेंस विल नॉट फिट इन द डिस्कशन विल बी सेंटेंस सी। ठीक है, ये तो आसान था, क्वेश्चन था। चलो एक और करते हैं। आई विल जस्ट स्टेप असाइड, प्लीज ट्राई दिस। So let's begin the discussion. चलिए, talk was the most common way for enslaved men and women to subvert the rules of their bondage to gain more agency than were supposed to have. So talk was a common way. ठीक है, बहुत कन्विंसिंग ओपनिंग तो नहीं लगता, बट आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं हो रहा, कॉल नहीं लेते यहाँ पर। इवन इन कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस एंड अनफ्रीडम देयर वर्ड्स रिमेन यूबिक्विटस, एफर्मल, इररिप्रेसिबल एंड पोटेंशियली ट्रांसग्रेसिव। सो देयर वर्ड्स, तो किसके वर्ड्स, यानी कि बी तो मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। Slaves come from societies in which oath, orations, and invocations carried great potency. Potency is power, both between people and as a connection to all powerful spirit world. तो ये origin कहाँ से हुआ slaves का? अभी भी कोई ऐसा क्लियर फ्लो नहीं बैठता, आगे पढ़ेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पावर टू साइलेंस में हैव बीन प्री एमिनेंट मार्कर्स ऑफ वाइट लिबर्टी इन कॉलोनीज, बट एट द सेम टाइम स्लेवरी डिपेंडेड ऑन डायलॉग। स्लेव्स कुड नेवर बी कंप्लीटली म्यूटेड। तो यहाँ पर टॉक, म्यूटेड, डी से कुछ कहानी का लॉजिक तो बनता है, राइट। अब आगे और पढ़ते हैं। स्लेव ओनर्स ऑब्सेस्ड ओवर स्लेव टॉक, though they could never control it, yet feared its power to bind and inspire, for as everyone knew, oaths, whispers and secret conversations bred conspiracy and revolt. राइट, तो अगर आप सारे डिस्कशन में देखोगे तो सबसे जनरल डिस्कशन तो आपको डी ही लगेगा, राइट। तो what is happening is that D statement is talking about that freedom of speech and power to silence may have been preeminent markers of white liberty in colonialism, but the same time slavery depended on dialogue. So slavery किस पे dependent थी? If you will see, slavery dependent on dialogues and slaves could not be completely muted. मतलब आप उनकी आवाज को दबा नहीं सकते थे, राइट। अब उसके बाद आओ कि टॉक वॉज द मोस्ट कॉमन वे फॉर इंस्लेव, तो इसी से कनेक्ट होता है दैट देयर आइडियाज कुड नेवर बी कंप्लीटली म्यूटेड, एंड टॉक वॉज द कॉमन वे पीपल वर एक्सचेंजिंग द their problems or whatever, right? So the most common way for enslaved men and women to subvert the rules of their bondage was to gain more agency than they were supposed to have. So talk was an important point here. तो आप अगर आप देखोगे डी और ए एसोसिएशन शो करता है। डी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और पावर टू साइलेंस में हैव बीन प्रीएमिनेंट, बट एट द सेम टाइम स्लेवरी डिपेंडेड ऑन डायलॉग एंड टॉक वाज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। सो अब ये बोल रहे हैं कि अगर एक्सट्रीम वायलेंस था, अगर आप देखोगे, अगर ए और बी को कनेक्ट करो कि इवन इन conditions of extreme violence or unfreedom, their words remained ubiquitous, ephemeral, irrepressible. तो उनके वर्ड्स में पावर थी, तो टॉक वॉज इंपॉर्टेंट एंड देयर वर्ड्स वर पावरफुल। सो डी ए बी एक एसोसिएशन शो करता है। अब वो कह रहे हैं कि अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि स्लेव ओनर्स ऑब्सेस्ड ओवर स्लेव टॉक, दो दे कुड नेवर कंट्रोल इट। तो जो स्लेव ओनर्स थे वो उसको कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते थे, येट फियर्ड इट्स पावर, पावर ऑफ व्हाट, टॉकिंग, power to bind and inspire, and because they thought that because they will talk then only that would lead to conspiracy or revolt. So DABE तो एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक रेलेवेंट पैराग्राफ बनाते हैं। कमिंग टू सी, सी स्टेटमेंट बोलता है स्लेव्स कम फ्रॉम सोसाइटीज इन विच, तो वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, मतलब ओरिजिन की बात नहीं हो रही ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टेटमेंट डी ने इंट्रोड्यूस किया कि डायलॉग तो था, आप टॉक was the common way, और एक्सट्रीम वायलेंस में भी उनका ओपिनियन था, एंड slave owners were scared of it, right? So where is it coming from? That's not the point of discussion, or that's not the common thread that is running, right? So which statement is not adding coherence to the discussion? That is statement C. So C will be the odd one out here.
एंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी DABE। ठीक है जी, बस दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो हमने एक्चुअली पैराजम्बल भी कर लिया, हमने ऑड वन आउट भी कर लिया, तो एक होलसम आपको एक्सपोजर मिल गया होगा। आई एम श्योर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कैसे सेंटेंस विल बी, यू नो, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी वेरी क्लोज टू व्हाट्स हैपनिंग, बट वो सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली कोहेरेंस नहीं एस्टैब्लिश कर पाएगा। दैट इज द रीजन दैट सेंटेंस विल एक्ट एज अ ऑड वन आउट। ठीक है जी, सो हमारा पूरा VA का मॉड्यूल इस महीने वन शॉट में हमने कवर कर लिया। वी डिड पैरा जम्बल्स, उसके बाद हमने पैरा समरी किया, पैरा कंप्लीशन किया, ऑड वन आउट कर लिया। तो ये चारों सेशंस आपको मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखिएगा, राइट? दे आर गोइंग टू हेल्प यू, आई बिलीव। आई एम श्योर आप में बहुतों ने ये सारे सेशंस देखे भी होंगे। सो ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा सजेशंस नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स नहीं है। मैं एक्चुअली बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि VARC भी लॉजिक का ही टेस्ट है, राइट? तो अगर आप क्वांट में अच्छे हो, DILR में अच्छे हो, तो आप VARC में भी उतना ही पोटेंशियल रखते हो बढ़िया परफॉर्म करने का। इट इज़ जस्ट दैट एट टाइम्स वी आर नॉट स्ट्रैटेजिकली वर्किंग, वी आर नॉट पुटिंग आवर एफर्ट in the right direction, we are too overwhelmed, or we are, you know, not exposing ourselves enough to the questions and practice which is needed. ठीक है जी, so this brings us to the end of one shot series for this month. बताइएगा how did you like the sessions, did you find them useful, and all my best wishes are there for CAT. अब बहुत ही कम टाइम बचा है, तो अपना सिंसियरिटी से, एफर्ट, डेडिकेशन, सेल्फ बिलीव से लग जाइए और CAT को फोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट, विजयी भव।